गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर चुके थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण बना चुके थे, प्रतिबिंबों का निर्माण हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे जो अपने पास में दर्पण हैं, गोलीय दर्पण, उनकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध की बात करेंगे। जैसे इसको समझाने के लिए जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास में क्या है, ये एक अवतल दर्पण है। ये अपने पास में क्या है, अवतल दर्पण है। तो इसके ये जो आउटसाइड वाला सरफेस है, ये एरिया है, ये कैसा होगा, इसके ऊपर पॉलिश होगी और ये वाला कैसा होगा, परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा। इसके अंदर मैं मान लेता हूं कि ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष है तो यहां पर इसका कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र C होगा और यहां पर इसके बीच में कहीं ना कहीं पे क्या होगा, फोकस बिंदु कैपिटल F होगा। मैं मान लेता हूं कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल करके और दर्पण पर आपतित होती है। अब आपको इस बात का मालूम है कि दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष को किस बिंदु से काटेगी, फोकस बिंदु से काटेगी और वो यहां से सीधी गुजर जाएगी, वो यहां से सीधी गुजर जाएगी। चलो जो भी है, इधर से ये गुजर गई, ये इधर से आ गई। अब अपने को इस बात का मालूम है कि यदि मैं यहां से क्या करूं, इस सी से भी यदि कोई प्रकाश किरण इधर से आएगी तो वापस इधर से ही वापस चली जाएगी, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे करूं, एक तरीके से इस वाली सरफेस के ऊपर यहां पर मैं अभिलंब खींचूंगा तो वो सी से गुजरेगा, अभिलंब। अब आपको इस बात का मालूम है अभिलंब और आपतित किरण के बीच के एंगल अंदर हो गया कोण आई। कोण क्या हो गया इसके बीच में, आई। और ये कौन सा हो गया, परावर्तन कोण आर हो गया। आपको इस बात का मालूम है कि ये यहां पर ऐसे कौन सा एकांतर कोण हो गए। यदि ये कोण आई है तो ये कोण भी कितना होगा, आई होगा, ठीक है। यहां पर ये फोकस बिंदु कैपिटल F और ये बिंदु P हो गया। ये M बिंदु पर क्या होती है, प्रकाश किरण आपतित होती है, ठीक है। यहां पर जैसे मैं बात करूं कि यहां पर यदि तुम बात करते हो किसकी, कि जैसे ये कोण I और बराबर है कोण R के, ठीक है। मैं बात करूं त्रिभुज CFM की बात करूं तो त्रिभुज CFM से अपने पास में ये त्रिभुज हो गया, इसकी एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। कोण I बराबर कोण R है परावर्तन के नियम से, कोण I बराबर कोण R। तो आपको इस बात का मालूम है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि उसके दो कोण बराबर होते हैं तो कोणों के सामने वाली भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहां से कोण I के सामने वाली भुजा हो गई FM और कोण R के सामने वाली भुजा हो गई CF। तो दोनों कोण बराबर हैं तो कोणों के सामने वाली भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। चूंकि लिख दो यहां पर कोण I बराबर कोण R, इसलिए अतः क्या कौन सी भुजा, CF बराबर होगी FM के, बराबर होगी किसके, FM के बराबर हो जाएगी। इसमें अपने को कोई दिक्कत है नहीं है, तो इसमें आगे चलते हैं। अब यहां से यदि मैं बात करूं किसकी, कि जो CP है, जो कौन है, CP है, जो भुजा CP है वो बराबर है किसके, CF प्लस FP के। ये जो पूरी भुजा है ये प्लस ये कौन कौन सी है, ये प्लस, ठीक है। CP बराबर क्या होता है, CF प्लस FP होता है। अब यदि हम बात करें कि जैसे अपने पास में ये दर्पण क्या है, थोड़ा छोटा है। जैसे मैं साइड में तुम्हारे को डायग्राम बना के बताऊं कि जैसे ये अपने पास में क्या है, दर्पण है, या ये ऐसे है। तो जैसे यहां से है और यहां से यदि मैं इसके ऊपर प्रकाश किरण ऐसे आपतित करूं और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये वाली दूरी और मतलब यहां से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी लगभग क्या होंगी, बराबर होंगी। थीटा के कम मान के लिए बोल सकते हो कि थीटा के अल्प मान के लिए, थीटा के अल्प मान के लिए क्या हो जाएगी, ये दूरी और ये दूरी लगभग क्या होंगी, बराबर होंगी। ये दूरी और ये दूरी लगभग क्या होंगी, बराबर होंगी। तो या तो ऐसे लिख देना, या तो यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपतन कोण की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। आपतन कोण की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आपतन कोण का मान कम होगा, थीटा का मान कम होगा, तो ये दूरी और ये दूरी लगभग क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो यहां से इसमें यदि मैं बात करूं
तो यदि थीटा की वैल्यू अल्प हो या इस कोण की वैल्यू क्या हो, कम हो, या ऐसे भी बोल सकते हो द्वारक छोटा हो, तो एफ पी लगभग बराबर होगा एफ एम के। ठीक है, एफ पी लगभग बराबर होगा एफ एम के। तुम्हारे को इस बात का मालूम है यहां से कि जो ये सी एफ है वो एफ एम के बराबर है, तो एफ पी की वैल्यू भी लगभग बराबर होगी सी एफ के, क्योंकि आपको मालूम है एफ एम के बराबर ये है, एफ एम के बराबर ये है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद में यदि हम बात करें, ये दोनों वैल्यू मैं यहां पर रखूं, तो आपको मालूम है कि एफ पी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, सी एफ, दोनों वैल्यू लगभग बराबर, तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस सी एफ। ठीक है, सी एफ प्लस सी एफ। अब तुम्हारे को यदि मैं इसमें बात करूं कि देखो ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, जिसको तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल आर से। ये क्या है आपका फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। तो यहां पर सी एफ कौन सा है, बोलो, सी एफ ये रहा, सी एफ ये रहा। ठीक है, तो सीपी तो कितना है, सीपी की वैल्यू तो ये रही आर, बराबर सी एफ की वैल्यू ये, सी एफ की वैल्यू ये रही और सी एफ की वैल्यू भी ये रही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Cp बराबर Cf प्लस Fp। अब यदि ये हम ऐसे बोले इसके लिए कि यदि द्वारक छोटा हो, क्या हो, द्वारक छोटा हो, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो आपतन कोण है इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्प होगी, आपतन कोण का मान कम होगा, इसका मान कम होगा, तो ये दूरी और ये दूरी लगभग क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, या ऐसे बोल दें कि द्वारक छोटा होगा, द्वारक छोटा कैसे होगा, जैसे ऐसे बोल दूं मैं, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इस साइड में। यदि यहां से कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है और वो ऐसे गुजरेगी, तो इसका ये जो द्वारक है, परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है, छोटा है, तो मतलब यहां से ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, लगभग बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, पास पास में होंगे, दोनों क्या होंगे, पास पास में होंगे, जिसके कारण यहां से ये दूरी कितनी है, एफ पी, और ये दूरी कितनी है, एफ एम, दोनों लगभग क्या होंगी, बराबर होंगी, मतलब एफ पी लगभग बराबर होगी एफ एम के, एफ पी बराबर क्या होगी, एफ एम के लगभग बराबर होगी। तो यहां से यदि हम बात करें इसके बाद में कि जैसे Cp बराबर क्या होता है, Cf प्लस Fp, Cf बराबर Fp, तो Fp, ठीक है, तो यहां से एक बार देख लो, Cp बराबर क्या हो जाएगा, Cf प्लस Fp। तो यहां से अपने को इस बात का मालूम है कि Fp की वैल्यू कितनी है, स्मॉल f। ठीक है, और Cf की वैल्यू किसके बराबर है, Fm के। Cf की वैल्यू किसके बराबर है, चूंकि Cf बराबर Fm, ठीक है, और Fm की वैल्यू लगभग किसके बराबर है, Fp के। तो क्या हो जाएगी, यहां से इससे और इससे, तुम चाहो तो इसको दे लेना समीकरण नंबर 1 और इसको दे लेना समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, और ये कहां से ये हो ही जाएगा, तो इसके बाद में तुम यहां पर लिख देना एक बार समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से क्या हो जाएगा, Fm के बराबर Cf और Fm के बराबर Fp, दोनों Fm के बराबर हैं, तो Cf और Fp भी बराबर क्या हो जाएंगे, बराबर, Fp बराबर होंगे लगभग किसके, Cf के, किसके, Cf के। अपने को मालूम है कि Cp बराबर क्या होता है, Cf प्लस Fp। अपने को इस बात का मालूम है Fp बराबर क्या होता है, स्मॉल f, तो मैं क्या कर दूंगा, Cf की जगह भी क्या लिख दूंगा, Fp, क्योंकि अपने को Fp की वैल्यू मालूम है। तो यहां से Cp आता है क्या हो जाएगा, तुम चाहो तो इसको क्या दे लेना समीकरण नंबर 4, तो ये किससे, समीकरण 4 की वैल्यू समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 व 4 से, 2 व 4 से, और क्या होगा बोलो यहां पर, Cp बराबर Cf की जगह क्या रख रहे हो तुम, Cf की जगह Fp प्लस Fp, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको तुम यहां पर क्या लिख दोगे, Cp बराबर Fp, और Fp कितना हो गया, 2Fp हो गया, 2Fp।
एफ पी की वैल्यू कितनी है? आपको मालूम है एफ पी बराबर स्मॉल एफ, और सी पी की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर। सी पी बराबर कैपिटल आर, दोनों वैल्यू रख दूं मैं, तो आर बराबर क्या हो गया? 2 स्मॉल एफ। ठीक है, तो यहां से या एफ बराबर 2 गुणा में इस साइड में आएगा तो भाग में, और आर बटे 2, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे दर्पण सूत्र की। किसकी? दर्पण सूत्र की। तो अब हम बात कर लेते हैं दर्पण समीकरण की या दर्पण सूत्र की। ठीक है, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र या दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो इसकी जो फोकस दूरी होती है और बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी होती है। फोकस दूरी तो आप स्मॉल एफ को बोलते हो, बिंब दूरी है उसको स्मॉल यू से लिखते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल वी से। इन तीनों में जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण। तो उन दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण में इनमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/u प्लस 1/v। ठीक है, इस जो ये रिलेशन है या ये जो फॉर्मूला है उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। हम इसकी क्या कर लेते हैं? व्युत्पत्ति कर लेते हैं कि ये कैसे आया। तो दर्पण समीकरण के सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए मैं क्या कर लेता हूं? एक बार डायग्राम बना लेता हूं। क्या कर लेते हैं? डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो यही तो क्या हो जाएगी? तुम्हारी मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष। मैंने मान लिया कि यह आपके पास में क्या आ रही है? कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। आपतित हो रही है तो ये आने के बाद कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से जाएगी। ये तुम्हारा यहां पर बिंब है, ये तुम्हारा ए और बी क्या है? बिंब। प्रकाश किरण ऐसे आई और ये फोकस बिंदु से चली गई। मान लो कि प्रकाश किरण कैसे आती? फोकस बिंदु से जाती। फोकस बिंदु से जाती तो टकराने के बाद में वो क्या हो जाती? फोकस इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? वो समांतर। कहां से? ये जो हमने इमेज बनाने के क्या नियम लिखे थे उन नियमों के अकॉर्डिंग यदि कोई प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को फोकस बिंदु पर काटेगी। ठीक है, और यदि कोई मुख्य अक्ष से गुजरती हुई आती है तो टकराने के पश्चात वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों बातें हो गई अपने पास में। ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे आई और टकराने के बाद ऐसे चली गई। तो ये दोनों प्रकाश किरण है, ये भी आपतित और ये भी आपतित, दोनों आपतितों को पीछे बढ़ाऊंगा और जहां पर ये काटेंगी वहां पर क्या होता है? बिंब होता है। और परावर्तित प्रकाश किरणों को आगे बढ़ाता हूं, ये जहां पर भी काटेंगी वहां पर क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। वहां पर क्या होता है? प्रतिबिंब। तो ये यहां पर क्या बन गया? इसमें प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब हो गया ए डैश और बी डैश। क्या हो गया? ए डैश और बी डैश हो गया। ठीक है, इसमें यदि हम आगे बात करें कि मान लो कि ये जो बिंब है वो एफ के ऊपर जो एंगल बना रहा है वो एल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? एल्फा। ये एंगल एल्फा तो ये एंगल भी कितना होगा? एल्फा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण हो गए दोनों, ये एंगल भी एल्फा। मैंने मान लिया है कि ये जो प्रतिबिंब है वो यहां पर जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है बीटा। वो कितना बना रहा है? बीटा। ये एंगल बीटा होगा तो इसके सामने वाला ये एंगल भी कितना होगा? बीटा होगा। ये एंगल भी कितना होगा? बीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों ही क्या है? शीर्षाभिमुख। अपने को इस बात का मालूम है ये तो एफ है ही, ये यहां पर क्या होगा? ध्रुव है तो ये क्या होगा? पी। ये यहां पर कहीं पर टकराई एम पर मान लो। ठीक है ना, ये यहां पर कहीं पर टकराएगी, जैसे इसको तुम और कुछ नाम दे लो, एक्स दे लो। क्या दे लो? एक्स। आपको इस बात का मालूम है कि ये दोनों प्रकाश ये क्या है? समांतर है। तो जितना एम पी होगा उतना ही ए बी होगा, उतना ही क्या होगा? ए बी होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इस डायग्राम के साइड में लिख देता हूं कि यहां पर इसकी हाइट तुम लेना चाहो तो जैसे ले सकते हो, एच लेना चाहो तो ले सकते हो, कि जैसे मैंने इसकी हाइट ले ली एच।
और इसकी हाइट ले ली मैंने h डैश, कितनी ले ली, h डैश। बिंब यहां पर है तो ध्रुव से बिंब की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, u। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u से। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, स्मॉल u हो गई। प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी है या ध्रुव से जो दूरी है उसको क्या लिखते हैं हम, v लिखते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, ठीक है। ऐप से यहां तक की जो दूरी होगी, ऐप से यहां तक की जो दूरी होगी उसको तुम क्या लिखोगे, स्मॉल एफ लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, स्मॉल एफ लिखोगे। इस डायग्राम को थोड़ा सा झूम करके देख लेना, ठीक है, और ये यहां सारी बातें हो जाएंगी एक बार। चले इसके बाद में आगे, तो एक बार चलो देखें, ठीक है। इधर देख लो, यहां लिख देते हैं MP बराबर AB, MP बराबर AB, ठीक है। यहां AP की जो दूरी है, AP बराबर कितना है ये, U, स्मॉल u। A डैश P, B, A डैश P ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी V, ठीक है। FP बराबर स्मॉल f, ठीक है। यहां तक ये अपने पास में सारी बातें हो जाएंगी, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां से यदि हम बात करें, इधर देखो, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला, यहां से तुम सीधी दूरी डालोगे तो वो लगभग यहीं पे आएगा, वो लगभग यहीं पर आएगा, ठीक है ना। जैसे यहां से तुमने ऐसे लंब डालोगे इसके ऊपर तो ये यहां पर आएगा, और ये बिंदु और ये P बिंदु, इसको मैं N बोल सकता हूं। तो N और P क्या होंगे, पास पास होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, संपाती बिंदु बोल देंगे। क्या बोल देंगे, संपाती बिंदु। और यहां से ये जो मैं लंब डालूंगा ये भी लगभग यहीं पर आएगा, जो वो भी क्या हो जाएगा, इसके संपाती बिंदु ही हो जाएगा। तो यहां से मैं बात कर लूं कि एक तो ये जो त्रिभुज है AB, ये F या FBA, जो भी आप लेना चाहो, तो त्रिभुज FA या इसको ले लेना तुम AFB, वह त्रिभुज, इसमें भी अल्फा कोण और इसमें भी अल्फा कोण। इसमें बोलो कौन सा त्रिभुज हो गया, बोलो, इसको x नाम दिया है तुमने, त्रिभुज XFP से, XFP से tan अल्फा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लाल बटा कक्का से, लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने वाला लंब है, और 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो इसके 90 डिग्री और थीटा के बीच में आधार, तो लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू AB अपॉन आधार की वैल्यू बोलो AF, सही। फिर tan अल्फा, अब इसके लिए तो tan अल्फा की बराबरी वो आएगा, उसमें आएगा, उसमें क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू थीटा के सामने वाला ये वाला XP, ठीक है, XP। और बोलो आधार की वैल्यू ये हो जाएगी FP। यहां पर आपको मैं बता दूं, ये दूरी, वो ये जो लंबाई है XP की, वो लंबाई होगी A डैश B डैश के, तो इसको भी तुम लिख दो XP बराबर A डैश B डैश, A डैश B डैश। तो यहां से देखो अब, ठीक है, आपको मालूम है कि XP बराबर A डैश B डैश होता है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, A डैश B डैश। तो यहां से क्या हो जाएगा, AB अपॉन AF बराबर A डैश B डैश अपॉन FP, अपॉन FP। मैं इसको वज्र गुणा कर दूं, या फिर ऐसा कर लेता हूं, A डैश B डैश को यहां से उठाकर यहां पर और AF को उठाकर यहां पर लेके आ जाता हूं, तो क्या हो जाएगा बोलो। या फिर तुम और भी ज्यादा डिटेल से ढंग से समझना चाहते हो तो AB बटा 1 गुणा 1 बटा AF, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक को इससे गुणा करोगे तो ये, इसको एक से गुणा करोगे तो ये, और इसको क्या लिख सकते हो तुम, A डैश B डैश बटा 1 गुणा 1 बटा FP। कोई दिक्कत इसमें। मैं इस A डैश B डैश को यहां 1 से लाके गुणा कर दूं, तो 1 से गुणा करोगे तो A डैश B डैश यहां पर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, AB बटा A डैश
बी डैश। कोई दिक्कत इसमें? ए एफ यहां भाग में इस साइड में ऊपर लाऊं तो ये एक्स ला की गुणा करूं तो क्या होगा, यही रहेगा, बराबर ए एफ बटा एफ पी। इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 1। इसको मैं क्या दे दूंगा, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में यदि मैं बात कर लेता हूं ये वाला, इसकी काम एल्फा का काम खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि बीटा कोण इसमें और इसमें बन रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे। और यहां पर अब दोनों त्रिभुज कौन कौन से बचे हैं? त्रिभुज बचा है एक तो ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश और एफ। वह त्रिभुज इसमें बीटा है कौन कौन से में, बोलो बोलो, पी एफ एम से, इन दोनों से सेम इसी के अकॉर्डिंग वही लेना है। टेन बीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो लंब कौन सा है, ए डैश बी डैश, और आधार कौन सा होगा, ए डैश एफ। तो बोलो इसमें लंब बटे लंब की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन आधार की वैल्यू ए डैश एफ बराबर, बोलो बोलो कौन से वाले में, पी एफ एम में, तो इस वाले में। इस वाले के लिए यदि तुम बात करते हो तो वही टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब और आधार ये, तो लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू एम पी बटा आधार की वैल्यू बोलो एफ पी, बोलो एफ पी। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पर तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि एम पी बराबर ए बी, एम पी बराबर क्या होता है, ए बी। तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूं, ए बी, एम पी बराबर ए बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, अतः ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ बराबर ए बी बटा एफ पी। सेम इसके अकॉर्डिंग जैसे हमने किया था, इसको यहां पर, इसको यहां पर, वैसे ही क्या कर लेंगे, इसको यहां पर और इसको यहां पर। इसको यहां पर लेके आऊं तो ये नीचे, इसको यहां लाऊंगा तो ऊपर, तो एफ पी बटा ए डैश एफ बराबर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद में कुछ नहीं बचा, बहुत माइनर काम है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या क्या है बोलो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो ये वाला पार्ट भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर है, और ये वाला पार्ट भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर है। तो ये दोनों हिस्से भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ये दोनों हिस्से भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कर दो बराबर, एफ पी बटा ए डैश एफ बराबर, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, ए एफ बटा एफ पी बटा क्या हो जाएगा, अरे क्या कर दिया, एफ ई अपॉन ए डैश एफ बराबर ए एफ अपॉन एफ पी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चले आगे, तो चलो फिर अब यहां से एफ पी की वैल्यू ये रही, रख दूं यहां से उठा के, सारी वैल्यू यहां लिखी दी थी हमने, बोलो, या आप एक बार पहले लिख देते हैं यहां पर, एफ पी बराबर स्मॉल एफ, ए डैश एफ, ए डैश ये रहा, एफ ये रहा। ये दूरी कितनी है अपने को नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं, अपने को इस बात का मालूम है कि ये जो पूरी दूरी है वो v है, और ये दूरी f है। इस पूरी दूरी में से इतनी घटा दूं तो ये बच जाएगी। ये पूरी दूरी v है और ये f है, v में से f घटा दूं तो क्या हो जाएगा, a डैश f। मतलब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, a डैश f बराबर a डैश p माइनस एफ पी बराबर a डैश p की वैल्यू है v माइनस एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अब ये बचा ए एफ का, ये रहा, एफ ये रहा। इन दोनों के बीच की दूरी भी अपने को डायरेक्टली नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, u।
यहां से यहां तक की दूरी कितनी है u, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है f। इस पूरी दूरी में से ये घटा दूं तो ये बच जाएगी अपने पास में, और यही अपने को चाहिए। तो AF बराबर मैं क्या कर सकता हूं, AP माइनस FP बराबर AP की वैल्यू है स्मॉल u माइनस f। ठीक है, और कौन बचा रहा है, FP की वैल्यू ये लिखी दी हमने, कितनी है, स्मॉल f है। ये सारी वैल्यू ये और ये इनकी जगह रख देते हैं एक बार, तो रख लो, देखिए क्या होता है, होगा तो क्या आंसर आएगा और क्या होगा बताओ। चले आगे, तो देखो इधर फिर FP की जगह क्या रखूं, स्मॉल f अपॉन a डैश f की जगह v माइनस f बराबर AF की जगह u माइनस f अपॉन, बोलो FP की जगह स्मॉल f, क्या करोगे, वज्र गुणा कर दो, इसको इससे बराबर हो ही जाएंगे। तो इसको इससे गुणा किया तो f स्क्वायर बराबर, इसको इससे गुणा करोगे तो देखो क्या आएगा, v माइनस f एक कोष्टक में कर लो, और u माइनस f एक कोष्टक में कर लो। ठीक है, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे भी गुणा करोगे, फिर इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, तो गुणा कर लो। f स्क्वायर बराबर v को u से गुणा किया तो v इंटू यू, फिर इसको माइनस v इंटू एफ, फिर माइनस को इससे गुणा किया तो माइनस f इंटू यू, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस का, f को f से गुणा किया तो f स्क्वायर। ठीक है, f स्क्वायर को उठा के मैं इस साइड में लेके आ जाता हूं। ठीक है, f स्क्वायर को उठा के मैं इस साइड में लेके आ जाता हूं, तो क्या हो जाएगा ये, बोलो f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, ठीक है, बराबर u v माइनस v f माइनस f u। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो मैं क्या कर लूं, जो दोनों माइनस के हैं इसको उठा के बराबर की साइड में लाऊं तो क्या इसमें हो जाएंगे, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, वी एफ प्लस यू एफ बराबर यू वी हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या जाएगा, दर्पण सूत्र। ये क्या जाएगा, दर्पण सूत्र। तुम्हारे दिमाग में ये चले कि अभी तो आप कुछ लिख रहे थे, क्या लिख रहा था भाई, ये लिखा होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, आ गया, थोड़ा सा दिमाग में मिस्टेक है, बाकी आ गया। तो इधर देख लो फिर इसको ये किसके बराबर है, इसके बराबर, तो u इंटू वी बराबर v इंटू एफ प्लस u इंटू एफ। मैं क्या कर लेता हूं, पूरे समीकरण में u गुणा v गुणा f का भाग दे देता हूं। पूरे समीकरण में मैं क्या कर देता हूं, u गुणा v गुणा f का भाग, u v f u v f u v f, u v से u v कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल। यहां क्या बचा रहा है, ऊपर 1 बटा नीचे कितना बचा, f बराबर, यहां क्या बचा, ओनली u, तो 1/u प्लस अपनी जगह पे नीचे कौन बचा, v, तो 1/v। यही क्या था रे, दर्पण समीकरण। यही क्या था तुम्हारा, दर्पण समीकरण है, और ये क्या, दर्पण सूत्र बोल दो या समीकरण बोल दो। ठीक है, बात कर लेते हैं किसके लिए, आवर्धन क्षमता के लिए। दर्पण की जो क्या है, आवर्धन क्षमता। यदि मैं बात करूं आवर्धन क्षमता की, तो आवर्धन क्षमता क्या होती है या किसको आवर्धन क्षमता कहते हैं, तो अपने पास में जो भी दर्पण होता है उसके लिए यदि मैं बात करूं कि उससे प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, तो प्रतिबिंब की हाइट या प्रतिबिंब की लंबाई और जो बिंब की लंबाई कितनी है, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसे को हम दर्पण की क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। जैसे हमने बात की थी समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता उसकी कितनी होती है, 1 होती है।
ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि हमने ये भी देखा था कि समतल दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो जितना बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा बिंब होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, दोनों की हाइट सेम, तो दोनों बराबर संख्या में बराबर संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो वहां पर आवर्धन क्षमता कितनी आ गई थी 1। यहां पर मैं आवर्धन क्षमता के लिए यदि मैं बात करूं तो इधर देखो कि जैसे हमने ये क्या है अपने पास में अवतल दर्पण है और यहां पर ये तुम्हारा ध्रुव है, ये तुम्हारे पास में क्या है जैसे बिंब है, ये क्या है बिंब है। यहां से प्रकाश किरण जैसे ऐसे जाएगी, ऐसे समांतर जाएगी और फोकस बिंदु से काटती हुई निकल जाएगी। दूसरे एक तो ये हो जाएगा, नियम है अपने पास में। दूसरा नियम आप और कोई सा भी ले सकते हो जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। कि एक तो तुम कौन सा लिख सकते हो कि भाई वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र से वापस आएगी प्रकाश किरण, या फोकस बिंदु से जाएगी तो इसके समांतर आएगी, या तीसरा ये था कि ध्रुव बिंदु पर जाएगी तो वो क्या होती है सममित होती है। तो ये जैसे ध्रुव बिंदु पर ये गई और ये इस साइड में चली गई, ठीक है। यहां से यदि हम बात करें इसके लिए कि जैसे प्रकाश किरण ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई, और इसमें ये प्रकाश किरण गई और ये वापस आ गई। तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि ये ध्रुव पर आपतित होती है, थीटा कोण के साथ में आपतित होती है, तो परावर्तित भी कितने कोण के साथ में होगी, थीटा कोण के साथ में ही परावर्तित होगी, और ये तुम्हारा एफ होगा। जैसे मान लो कि ये दोनों परावर्तित किरणें यहां पर काट रही हैं तो तुम्हारा प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। इसको तुम ए बिंब को नाम देते हो ए बी, तो इसको नाम दे देना ए डैश बी डैश। इसको नाम क्या दे दोगे ए डैश बी डैश। इसकी हाइट को तुम जैसे लेते हो h, तो इसकी हाइट ले लोगे h डैश, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो इसकी हाइट को h1 लेते हो तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी h2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यदि हम बात करें यहां से यदि तुम बात करते हो, या फिर इस साइड में लिख लेते हैं एक बार कि मैग्निफिकेशन पावर आवर्धन क्षमता स्मॉल m से लिखते हो उसको, तो वहां पर क्या लिखोगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई। यही तो बोला हमने कि प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात ही क्या होता है मैग्निफिकेशन पावर होता है, ठीक है। इसमें यदि हम यहां से बात करें कि जैसे प्रतिबिंब की लंबाई है h डैश और बिंब की लंबाई है h, तो मैग्निफिकेशन पावर कितनी हो जाएगी इसकी h डैश बटे h। यदि तुम यहां पर चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग लेते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो है उसको पॉजिटिव ले लो और जो नीचे की ओर उसको नेगेटिव ले लो, तो h डैश किस में आ जाएगी नेगेटिव में आ जाएगी। और m बराबर क्या हो जाएगा बोलो, इसको तुम क्या लिखोगे माइनस का h डैश और ऊपर वाला किस में है प्लस में। या तुम इसको h1 और h2 देते हो तो मैग्निफिकेशन पावर को तुम क्या लिख सकते हो माइनस का h1 नहीं रहे h2 आएगा। यदि तुम इसको क्या लिखते हो प्रतिबिंब की हाइट लोगे ना पहले, तो h2 बटा क्या हो जाएगा h1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी तुम्हारी मैग्निफिकेशन पावर। ये तो हो गई हाइट के अकॉर्डिंग। यदि मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, कि जैसे मान लो कि हम u और v के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, किसके रूप में u और v के रूप में, तो आपको मालूम है a से p तक की जो डिस्टेंस है वो किसमें है, उसकी वैल्यू कितनी है u है, और a डैश से p की बिंब से दर्पण के बीच की दूरी v है। तो यहां से डिस्टेंस है u यहां तक की, और यहां से डिस्टेंस है v यहां तक, ठीक है। और यहां से ये जो प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित हुई थी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है स्मॉल f है, उसकी वैल्यू कितनी है स्मॉल f है, तो वो हम लिख लेंगे। अभी हम बात करते हैं जैसे किसके रूप में, यदि तुम u और v के रूप में मैग्निफिकेशन पावर लेते हो तो उसको देख लेते हैं एक बार। आपको इस बात का मालूम है कि देखो ये वाला और ये वाला, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए यदि मैं बात करूं BAP 90 डिग्री एंगल यहां पर है, इसके लिए मैं बात करूं B डैश A डैश P, इसमें 90 डिग्री एंगल यहां पर है, इसमें भी एक कोण थीटा है, इसमें भी एक कोण थीटा है। तो इसमें देखो त्रिभुज BAP व त्रिभुज B डैश A डैश P से, इन दोनों से, ठीक है। तो यहां से यदि हम बात करें, इसमें एंगल थीटा और इसमें भी एंगल थीटा, तो मैं यहां लिख दूंगा कि tan थीटा
tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो पहले इस वाले त्रिभुज के लिए मैं बात करूं, थीटा के सामने वाला लंब है AB, लंब है AB अपॉन आधार कितना है AP, ठीक है। इसमें यदि मैं इसके लिए मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, A डैश P, क्या होता है, A डैश P। tan थीटा बराबर, और लंब बटे आधार लोगे ना, लंब थीटा के सामने वाला, तो A डैश B डैश होगा, A डैश B डैश होगा, और आधार A डैश P होगा। आधार कितना होगा, A डैश P होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां से और बातें कर लो छोटी मोटी। आपको मालूम है कि AB की वैल्यू कितनी है, H है, और इसकी वैल्यू कितनी है, H डैश है। तो यहां से क्या हो गया, बोलो, इसकी वैल्यू हो गई AB की वैल्यू H अपॉन H डैश बराबर A डैश B डैश, AP की वैल्यू, अरे क्या लिख रहे हैं, लिया tan थीटा बराबर ये हो गया अपने पास में। तो यहां से आपको मालूम है कि AB की वैल्यू है H और AP की वैल्यू है यहां से यहां तक की U, बराबर A डैश B डैश की वैल्यू है, A डैश B डैश की वैल्यू है H डैश अपॉन A डैश P की वैल्यू, A डैश P की वैल्यू कितनी है, V। कितनी वैल्यू है, V है। अब यहां से देखो मैं बात करूं, H को यहां पर और V को यहां पर लेके चला जाऊं तो ये क्या हो गया, H डैश बटे H बराबर, इसको यहां पर लाए, इसको यहां पर, तो V अपॉन U, V अपॉन U, ठीक है। यहां से हम अपने को इस बात का मालूम है कि यदि चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो स्मॉल m बराबर क्या था, माइनस का H डैश अपॉन H, माइनस का H डैश अपॉन H था। आपको मालूम है कि H डैश अपॉन H की जगह क्या लिख लोगे तुम, V अपॉन U। तो मैग्निफिकेशन किसके रूप में आ जाएगी, U और V के रूप में। और देखो क्या आएगा, मैग्निफिकेशन पावर M इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे और V अपॉन U। यदि तुम V और U में भी चिन्ह परिपाटी लगाते हो तो आपको मालूम है प्रकाश किरण की डायरेक्शन उस साइड में, ठीक है ना। लेकिन अपने को जो डिस्टेंस लेते हैं कहां से, ध्रुव से, तो ध्रुव से इस साइड में जो भी दूरियां लोगे वो किस में आएंगी, नेगेटिव में, और उस साइड में जो दूरियां लोगे वो पॉजिटिव में। तो यहां से U भी कौन साइड में है, इसी साइड में, V भी कौन साइड में है, इसी साइड में, दोनों किस में आएंगी, नेगेटिव में। तो M बराबर माइनस का, V भी किस में, माइनस में, और U भी किस में, माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां से इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी हो जाएगी, बोलो, माइनस का V अपॉन U। ये इसकी क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें हो जाएंगी अपने पास में। अब यदि तुम बात करते हो किसके लिए, कि यहां से U और V के रूप में भी आ गई है, इसको भी रहने देते हैं, बाकी का तो अपने कोई काम ही नहीं है, ठीक है। डायग्राम का भी अपने को कोई मतलब नहीं रहा है के रूप में, कि मुझे तो, हमें तो F और U के रूप में चाहिए। किसके रूप में चाहिए, मैग्निफिकेशन पावर V और F और U के रूप में, या F और V के रूप में चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर F और U के रूप में चाहिए, तो आपको दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। तो इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दोगे, U से गुणा कर दोगे। किससे गुणा कर दोगे, U से गुणा कर दोगे। तो U से गुणा करो, देखिए एक बार क्या आता है, U से गुणा करो तो U अपॉन F बराबर U अपॉन V प्लस U अपॉन U, U से U कैंसिल, कितना बचा, 1। तो यहां से क्या हो गया, U अपॉन F बराबर, यहां ऊपर U का मल्टीप्लाई किया ना, तो ये ऊपर U है, तो U बटे V प्लस 1, U बटे V प्लस 1। इसको उठा के इस साइड में लेके जाऊं तो ये किस में आएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, U बटे V बराबर U बटे F माइनस 1, ठीक है। अब आपको इस बात का मालूम है कि जो मैग्निफिकेशन पावर है M इज इक्वल टू माइनस का V अपॉन U होता है। क्या होता है, V अपॉन U, और V अपॉन U होता है, ठीक है, V अपॉन U होता है। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन M बराबर
माइनस का u अपॉन v, u अपॉन v। यहां पर u अपॉन v आया है, u अपॉन v की जगह तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। u अपॉन v की जगह मैं ये लिखूंगा तो 1 अपॉन m बराबर माइनस का, बोलो, u अपॉन f माइनस 1, ये आ जाएगा। इसको तुम आगे सोल्व करते हो तो माइनस का f क्या आ जाएगा, एलसीएम लघुत्तम आ जाएगा और u माइनस f हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम क्या कर दो, उल्टा कर दोगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का f अपॉन u माइनस f, u माइनस क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारी क्या आ जाएगी, f और u के रूप में मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी। फिर तुम यदि बात करते हो किसके रूप में, बोलो, f और v के रूप में, किसके रूप में, f और v के रूप में। क्या हमारे को तो जो मैग्निफिकेशन पावर है वो f और v के रूप में चाहिए, किसके रूप में चाहिए, f और v के रूप में। तो कुछ नहीं करना आपको, ये f के साथ में जो भी है उससे गुणा कर दो। दर्पण फॉर्मूले को, जो दर्पण समीकरण है उसको मिरर फॉर्मूले को v से गुणा कर दो, ठीक है। तो 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u होता है। तो पूरे समीकरण को v से गुणा कर दो, v से गुणा करोगे तो v अपॉन f बराबर v अपॉन v प्लस v अपॉन u, v अपॉन v से v कैंसिल। तो यहां से क्या बचा तुम्हारे पास में, v अपॉन f बराबर 1 प्लस v अपॉन u, v अपॉन, इस एक को उठा के इस साइड में लाओगे तो किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलो, एक को उठा के इस साइड में तो v अपॉन, यहीं पे लिख देता हूं, v अपॉन u बराबर, एक को उठा के इस साइड में माइनस में, तो v अपॉन f माइनस 1। तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि चूंकि m बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन पावर माइनस का v अपॉन u, तो v अपॉन u की जगह ये लिख दोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलो, m बराबर माइनस अपनी जगह पे और v अपॉन u की जगह ये वाला लिख दोगे, v अपॉन f माइनस 1। लघुत्तम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर, बोलो, माइनस का v, यहां f एलसीएम ले लिया तो v माइनस f आ गया, ठीक है। और माइनस को अंदर गुणा कर दो, या फिर ये भी सही है, और माइनस को अंदर गुणा करते हो तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस का v हो जाएगा और माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का f हो जाएगा अपॉन f। प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख दो तो m बराबर क्या हो जाएगा, f माइनस v अपॉन f। ये किसके रूप में आ जाएगा, मैग्निफिकेशन जो आवर्धन क्षमता है वो आ जाएगी तुम्हारी किसके रूप में, बोलो, f और v के रूप में। ये वाली किसके रूप में आई, f और u के रूप में, और ये जो सबसे पहले निकाली थी वो u और v के रूप में आ गई थी, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, आवर्धन क्षमता हो जाएगी।